हाँ, मेरी रोटी में घी लगा दो ना। तो क्या करेगी घी खाकर? तेरे लिए नहीं है घी, सिर्फ तेरे भाई की रोटी में ही लगेगी। हाँ माँ, सही कहा। इसकी रोटी में घी लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही इतनी काली है और घी खा खा के और मोटी हो जाएगी। काले रंग होने के चक्कर में वैसे भी लड़के वाले इतना दहेज मांगते हैं, और अगर मोटी हो गई तब तो पता नहीं कितना मांगेंगे। वैष्णवी का काला रंग होने के कारण उसकी माँ और उसके चारों भाई उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और पुष्पा के चारों बेटों को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। मुझे अपनी चारों बेटी के लिए आपके ये चारों बेटे बेहद पसंद हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। सभी लोग हंसी मजाक करते चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी चारों लड़कियों में से हिमानी की नजर दूर खड़ी वैष्णवी पर जाती है। मम्मी जी, वहाँ दूर खड़ी वो लड़की कौन है काले रंग की? मैं देख रही हूँ वो कब से हमारी तरफ देखी जा रही है। वो हमारे घर की नौकरानी है बेटी। अच्छा, नौकरानी? हाँ हाँ, नौकरानी ही है। तुम चाय नाश्ता करो ना। कुछ देर बाद गंगा अपनी चारों बेटी का रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। क्योरी, तुझे कहा था ना अपना ये काला थोपड़ा लेकर अपने कमरे में रहने को, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आई। लड़की वालों के पास आना जरूरी था अपना ये काला कलूटा मुंह लेकर। गलती हो गई माँ, माफ कर दो। कुछ दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ पुष्पा के चारों बेटों की शादी हो जाती है। पुष्पा गृह प्रवेश करती हुई। बाप रे बाप, मेरी चारों बहू कितनी गोरी है, दूध की तरह पूरा मक्खन मलाई शरीर है मेरी बहू का तो। और मेरी एक खुद की बेटी एकदम काली कलूटी। आओ बहू, घर के अंदर आओ। पुष्पा की चारों गोरी बहू घर के अंदर आती हैं और अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अपनी बेटी के कमरे में जाकर। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी चारों गोरी भाभी के आगे मैंने तुझे नौकरानी बताया है, तो नौकरानी की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम को निपटा लियो। जी माँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अगले दिन सुबह वैष्णवी उठकर घर के सभी कामों को करने लग जाती है। वो सारे झूठे बर्तन धोती, झाड़ू लगाती है, सारे गंदे कपड़े धोती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों गोरी भाभी रसोई में आती है। अरे नौकरानी ने तो सारा खाना बना दिया, अब हम क्या करें? चलो हम लोग माँ जी के कमरे में चलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करेंगे। चारों बहू अपनी सास के कमरे में आती हैं, जहाँ उनकी सास होती ही नहीं। अरे माँ जी तो है ही नहीं, कहीं गई होंगी। ये देखो यहाँ पर फोटो एल्बम रखा हुआ है, चलो देखते हैं। चारों बहू मिलकर फोटो एल्बम को देखने लगती हैं, जहाँ हर दूसरे फोटो में उन्हें वैष्णवी परिवार के साथ नजर आती है। अरे यार, ये लड़की हमारे परिवार की हर तस्वीर में क्यों है? हर पूजा पाठ, बर्थडे पार्टी, शादी जैसी हर खुशी के मौके में इस लड़की की फोटो हमारे परिवार वालों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नौकरानी नहीं, हमारे घर की ही सदस्य। चलो ये बात हम उसी से पूछ कर आते हैं, आखिर वो है कौन? चारों बहू हॉल में आती हैं, जहाँ वैष्णवी झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस की बबीता घर में घुसती हुई। अरे वैष्णवी, चार सुंदर गोरी भाभी आने के बाद भी तू नौकरानी की तरह घर में काम करे। अरे अब तो अपनी भाभी को बोल तेरे कामों में मदद करे। क्या कहा भाभी? पर हमारी तो कोई नंद है ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर वैष्णवी झाड़ू पटक कर वहाँ से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ ये सब, पर मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। वो तुम्हारी नंद है, मैं जा रही हूँ, अपने रिश्ते को संभालो। वैष्णवी के चारों भाभी कमरे के अंदर आती हैं। आखिर क्यों तुमने अपना परिचय हमसे नहीं करवाया? क्या हमसे कोई गलती हुई जो हमारी इतनी सुंदर और प्यारी नंद ने हमसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा और इतने दिनों से गैरों की तरह हमारे साथ रह रही थी? नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। मेरी तो चारों गोरी भाभी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। वो सच क्या है? वैष्णवी अपनी माँ भाई की सारी बातें अपनी चारों भाभी से कहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे पति की सोच ऐसी है और हमारी माँ, उन्होंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है और हमें भी नौकरानी ही बताया। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे घर का हर सदस्य वहाँ एकत्रित हो जाता है। आखिर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? और तुम चारों भाई अपनी बहन को काली होने की वजह से कोस रहे थे और अपनी माँ को रोकने की बजाय उनका साथ दे रहे थे। तो और क्या करते, इतनी काली है, ऊपर से न तो इसका कोई रिश्ता हो रहा है और काले रंग की वजह से तुम्हें पता है लोग लाखों की मांग करते हैं दहेज की। बोझ हो गया है हमारे लिए इसका ये काला रंग। चुप करिए आप लोग, खबरदार अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला हमारी नंद के लिए। हमारी नंद कैसी भी हो हमारे लिए बेहद प्यारी है। उस दिन के बाद से वैष्णवी के चारों गोरी भाभी उसे बेहद प्यार से रखने लगती है। एक दिन चारों भाभी मिलकर खाना बनाकर वैष्णवी के कमरे में लेकर आती है। वैष्णवी, आओ खाना खा लो। मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आकर खा लेती रसोई में खाना भाभी। वो बात अलग थी वैष्णवी, जब तुम अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी, पर अब हम अपनी प्यारी ननद को खाना अपने हाथ से खिलाएंगे। अब चारों गोरी भाभी मिलकर अपनी काली नंद को अपने हाथ से खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। वैष्णवी अब अपनी चारों गोरी भाभियों के साथ खुश रहने लगी थी। इसी तरह एक दिन सुबह, वैष्णवी तैयार हो जाओ, आज हम पांचों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए। इस काली कलूटी के साथ जाओगी शॉपिंग मॉल? बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की। माँ जी, इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी ननद बेहद खूबसूरत और प्यारी है, हम उसके साथ ही शॉपिंग मॉल जाएंगे।
अब तैयार होकर वैष्णवी अपनी चारों गोरी भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहाँ पर वैष्णवी तरह तरह के कपड़ों को ट्राई करती है। वैष्णवी, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया भाभी, आज से पहले कभी मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। आप चारों बहुत अच्छी हो। शॉपिंग मॉल से बाहर आने के बाद सामने एक ठेला पर भेलपुरी बिक रहा होता है। वैष्णवी, तुम्हें भेलपुरी खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तुम कहो तो खाने चले? अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए ना, खाते हैं मसालेदार चटपटी भेलपुरी। अब अपनी चारों भाभी के साथ खुशी खुशी वैष्णवी भेलपुरी खा रही होती है, तभी वहाँ से गुजरता एक लड़का। अरे ओ काली कलोटी बैंगन लोटी, लगता है धूप की सारी किरणें तेरे मुंह पर ही पड़ गई हैं। बाप रे, कितनी काली है, कभी फेयर एंड लवली भी लगा लिया कर। अरे ओ, तूने अपनी शक्ल देखी है? चुसे हुए आम जैसी शक्ल तेरी है, सड़े हुए केले के छिलके जैसा तेरा शरीर है। ये चप्पल देख रहा है? इतना मारूंगी ना, कट ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे रहने दीजिए मैडम, इन आवारा लड़कों से मुंह मत लगिए, इनका तो रोज का काम है लड़कियों को छेड़ना। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को प्रोटेक्ट करती है और वहाँ से घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लक्ष्मी कहती है, शीतल, डॉली, हिमानी, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें हमारी प्यारी नंद के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, तुम सही सोच रही हो, और हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का। सच कहूँ तो मेरी नजर में एक लड़का भी है जो यही किशनगंज में रहता है। अब अगले ही दिन डॉली अपनी दोस्त पुनीत को चाय पर बुलाती है। वैष्णवी चाय लेकर पुनीत के पास आती है। पहली ही नजर में वैष्णवी पुनीत को पसंद आ जाती है। डॉली के कमरे में जाकर पुनीत डॉली से कहता है, डॉली, ये लड़की कौन थी? ये लड़की पहली नजर में ही मुझे भा गई। सच में? वैसे ये मेरी ननद है, और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बुलाया ही उसके लिए था, पर मुझे लगा कि शायद उसका काला रंग तुम्हें पसंद आए ना आए। रंग से क्या होता है डॉली, मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। अब ये बात वैष्णवी को पता चलती है। वैष्णवी बहुत खुश होती है और कुछ दिनों में पूरी विधि विधान के साथ पुनीत और वैष्णवी की शादी हो जाती है। वैष्णवी की विदाई हो रही होती है, तभी वैष्णवी अपनी चारों भाभी से कहती है, माँ, जो प्यार आपने मुझे कभी नहीं दिया, वो सारा प्यार मुझे मेरी इन चारों भाभीयों से मिला। मेरी चारों भाभीयों के आने के बाद मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है और आज मेरी शादी भी हो गई। शुक्रिया भाभी, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बेटी, जाते जाते अपनी माँ को माफ करती जा। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं माँ, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। अच्छा बस, अब आप सभी अपने गिले शिकवे खत्म कीजिए और मेरी प्यारी नंद को खुशी खुशी उसके ससुराल विदा कीजिए। पुनीत, मेरी प्यारी नंद का हमेशा ख्याल रखना। जी बिल्कुल, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। अब काली नंद अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है और अपनी भाभीयों से भी मिलने आया करती है। जो मैंने दूध में चीनी पत्ती डाल दिया, जैसे ही चाय में थोड़ा उबाल आ जाए तो अदरक, लौंग, इलायची कूट कर डाल देना। इतने में लड़के वालों को देख कर आती हूँ, आए कि नहीं। ठीक है मम्मी। मनोरमा के किचन से बाहर जाते पसीने में अंजू चाय खौलाते हुए किटपिट करती है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में चाय कौन पीता है? इससे तो अच्छा मम्मी माजा या स्लाइस की ठंडी बोतल मंगा लेती, फालतू में चाय बनाने का झमेला ही नहीं पालना पड़ता। ये है हमारी प्यारी अंजू, जिसकी गर्मी के मौसम में चाय से कुछ खास बनती नहीं। आज अंजू को देखने लड़के वाले आने वाले थे। पंडित जी, काफी टाइम निकल गया। लड़के वालों ने तो 11 बजे का टाइम देखा देखी का दिया था, अभी तक आई नहीं। हाँ जी, हाँ जी सुनील भाई साहब, मेरी अभी अभी उनसे बात हुई थी। लड़के वाले बस पहुंचने वाले हैं। सच मानिए मनोरमा भाभी, सुनील भाई साहब, इस परिवार से रिश्ता जोड़कर आपकी बेटी दूध का कुल्ला करेगी, क्योंकि लड़के वाले दूध के कारोबारी हैं। 2-2 दूध की डेयरी चलती है उनकी। पंडित जी, फिर तो लड़के वाले रजकर दूध, दही, घी, मक्खन खाते होंगे। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं मनोरमा जी। तभी शोभा बनवारी पसीने में भीगी परिवार के साथ आते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार बनवारी जी, अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपकी ही चर्चाएं चल रही थी। पधारिए पधारिए। ये लीजिए, होने वाली समधिन जी, ये रबड़ी पेड़े आपके परिवार के लिए खास अपने डेयरी के शुद्ध दूध से हलवाइयों से बनवा कर लाए हैं। चखकर बताइएगा। धन्यवाद भाई साहब जी, मगर इतनी सारी मिठाई बनवा कर लाने की क्या जरूरत थी? आप लोग बैठिए। साहब, बहन जी, क्या पियेंगे आप लोग, ठंडा या गरम? वैसे आप लोग पसीने पसीने हो रखे हैं, बर्फ वाली शिकंजी बनवा लूं? अरे नहीं नहीं समझी जी, शिकंजी रहने दीजिए, चाय पी लेंगे। कुछ देर में अंजू सबको चाय नाश्ता परोसती है, तभी जेठानी के दोनों बच्चे चाय की भरी कप उठा लेते हैं। ये चाय तो मैं पीऊंगी। देख देख पलक, तुझसे भी ज्यादा चाय मेरे कप में है। हे भगवान, इस घर के बड़ों के आगे तो बच्चे फेल हैं। देखो कैसे भर भर कर चाय पी रहे हैं। भाई साहब, आपकी बिटिया ने चाय तो फर्स्ट क्लास बनाई है, हमारी तरफ से तो रिश्ता फिक्स है। अरे बधाई मनोरमा भाभी जी। अब तो जल्दी से आपको मोतीचूर के लड्डू खिला दीजिए। जब दोनों परिवारों को लड़का व लड़की पसंद है तो छेका कर लीजिए। दोनों परिवार वाले अंजू प्रेम की मंगनी कर देते हैं और कुछ दिनों में धूमधाम से शादी करके अंजू ससुराल आ जाती है।
हे भगवान, इस भारी भरकम लहंगे में मुझे तो भयंकर वाली गर्मी लग रही है। काश कोई चिल्ड नींबू पानी बना कर दे देता। जूली बहू, ये लो आरती की थाली, अपनी देवरानी का स्वागत करवाओ। जी मम्मी जी। आइए मेरी प्यारी प्यारी देवरानी जी, आपका खूब स्वागत है। कलश गिराकर अंजू गृह प्रवेश करती है। शोभा जी, आज तो बड़ी तगड़ी गर्मी है, मेरा तो टप टप पसीना चू रहा है। मैं तो चला एसी की हवा खाने। बड़ी बहू, एक कप कड़क चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा देना। चाय पी लूंगा तो थकान मिट जाएगी। जी अच्छा पापा जी, आप में से किसी और को चाय पीना है? चंचल, चारू दोनों चाय पियोगे ना? ऑब्वियसली भाभी, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? मेरे लिए तो बड़े कप से बनाना चाय। गर्मी में भी अपने ससुराल में चाय पीने का सुरूर चढ़ा देखकर अंजू मन में खिटपिट करती है। हे भगवान, इतने हाई टेम्परेचर की गर्मी में मेरे ससुराल वाले चाय पियेंगे। देवरानी जी, आप भी चाय पियोगी? जी नहीं जेठानी जी, मेरी चाय मत बनाइएगा, नींबू पानी पी लूंगी। जेठानी, जूली सबके लिए चाय बनाती है और अंजू वो ठंडा नींबू पानी बना कर देती है। इसी तरह अंजू का उसके ससुराल में अगला दिन चालू होता है। जैसे वह किचन में आती है तो 2 बड़े बड़े पतीलियों में भरा हुआ दूध रखा देखती है। इस पतीले में तो कितना सारा दूध पड़ा है। लगता है आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सासू जी ने खीर और मिठाई बनाने के लिए मंगवाया होगा। इतने में सास जेठानी अंदर आती हैं। प्रणाम माँ जी, मैं आपके पास पूछने आ रही थी। मैं सोच रही हूँ सबके लिए छोले पूरी, मटर पनीर पुलाव के साथ शाही टुकड़ा, रसमलाई वगैरह भी बना लूँ। अरे बहू, इस दूध में मिठाई नहीं बल्कि चाय बनेगी। इतने सारे दूध में चाय बनाने की बात से अंजू चौंक जाती है। क्या कहा? इतने सारे दूध में चाय बना दूं? माँ जी, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। देवरानी जी, हम लोग स्पेशल चाय पीते हैं तो सुबह की चाय में 10 किलो दूध की खपत हो जाती है। एक एक बंदा 4-5 कप चाय पीता है। बहू, अब सारा सामान बाहर ले चल, वही चूल्हा डाला हुआ है, उसी पर बनाना है। अच्छे से अदरक, इलायची, लौंग कूट कर डालना, जायका आए ताकि। जी मम्मी जी। चिड़चिड़ करते हुए अंजू चीनी, चाय पत्ती, भगोना, छन्नी, कप आंगन में लाती और चाय चढ़ाकर आटा कूटने लगती है। भैंस की आंख, इतनी गर्मी में इतना सारा चाय बनाकर मैं तो पसीने में नहा गई। कहाँ फंस गई? अंजू, और कितना टाइम लगाओगी यार? फटाफट से चाय पराठे ले आओ, खाकर मुझे ऑफिस भी निकलना है, लेट हो रहा है। सचमुच बहू, तूने बड़ा टाइम लगा दिया। अरे चाय बनाने को बोला था, तुझे कौन सी बीरबल की खिचड़ी बनाने में लग गई? जी बस बन गई, मम्मी जी लाई। पसीने में तरबतर अंजू बड़बड़ करते हुए चाय छानती है। हे भगवान, मेरे चाय के चासूड़ ससुराल वालों को बस चले तो इसी में डूब मरे। चाय नहीं हो गया, बवाल हो गया। अंजू चाय परोसती है, सब लोग सुड़ सुड़ करके चाय पीते हैं। वाह नहीं बहू, चाय तो तुमने एक नंबर की बनाई है। 1 कप और मिला दो। पर पापा जी, आप इतनी गाढ़ी दूध की चाय ऐसे ही पी गए? एक आधा पराठे के साथ खा लीजिए, वरना खाली पेट चाय पीने से पेट में गैस बन जाएगी। अंजू की हिदायत देने पर बनवारी आग बबूला हो जाता है। अरे बहू, मेरा हाजमा दुरुस्त है, तू चाय डाल। अंजू बहू, तूने चाय को अच्छे से खौलाया नहीं, दूध में कच्चापन है। दोपहर के टाइम अच्छे से उबालना चाय। क्या आप लोग दोपहर में भी चाय पियेंगे? खाना पीना नहीं खाएंगे क्या? भाभी, आप इतना शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? जिसके घर में खुद दूध की डेयरी चलती हो, उनके 3-4 टाइम चाय पीना तो आम बात है। हे भगवान, मेरा तो ये सोच कर ही फेफड़े बाहर आ रहे हैं। इतनी आग बरसती गर्मी में मुझे दोपहर में चूल्हे पर चाय बनानी पड़ेगी। चाय के बर्तन साफ करते हुए दोपहर ढल जाती है। तभी देवर जेठ डेयरी बंद करके बड़े बड़े दूध के डिब्बे घर ले आते हैं। ये लो अंजू, दोपहर की चाय के लिए दूध। चाय चढ़ा दी? दोबारा चाय बनाने की बात से अंजू का मुंह सड़ जाता है। जी जेठ जी, बस अभी चढ़ाती हूँ। हे भगवान, इस चाय पीने वाले ससुराल में शादी करके मैं तो बड़ा पछता रही हूँ। चिढ़े मिजाज से अंजू चूल्हे पर चाय बनाती है, जहाँ दोपहर के चमकते सूरज के चलते उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। काफी लू भी चल रही है। तौबा तौबा तौबा, इस तपतपाती धूप में चाय बनाकर मेरा तो कचुम्बर निकल गया। तभी जेठानी के दोनों बच्चे स्कूल से आकर बस्ता पटकते हुए सीधा चाय की खुशबू सूंघ कर बाहर आते हैं। चाचा, फटाफट से हमको चाय दे दो, फिर हमें होमवर्क करना है। अंश, पलक, बच्चे ज्यादा चाय नहीं पीते। मैंने रोटी सब्जी बना कर रखी है, जाकर खा लो। नहीं, हम भी चाय पियेंगे तो पियेंगे। दोनों बच्चों को हल्ला गुल्ला मचाते देखकर जेठानी आती है। अंश, पलक, बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पैर नहीं चल रहे? अंदर चलो। मम्मी देखो ना, चाची चाय देने से मना कर रही है। अरे बच्चों, तुम दोनों को ब्रेड मक्खन के साथ चाय दूंगी, चलो अंदर। बड़ी तो बड़े, इस घर के बच्चे भी एकदम लतखोर हैं। इसी तरह गर्मी में बेचारी अंजू का दिन ससुराल वालों को चाय पिलाते पिलाते गुजर जाता है। देखते देखते अंजू की शादी को 2-3 सप्ताह गुजर जाते हैं और गर्मी का तापमान भी चरम पर पहुंच जाता है। मम्मी, ये सुबह सुबह मेरे पेट में खलबली क्यों मच रही है? इतनी गर्मी में चाय पीने का नतीजा है। गुड़गुड़ पेट पकड़े अंजू चूल्हे पर चाय छोड़कर बाथरूम की तरफ भागती है। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। भाभी, मैं हूँ अंदर।
चारू जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो बाथरूम के बाहर खड़े खड़े ही मेरा रायता फैल जाएगा। भाभी पहले मेरा तो होने दो, कब्ज बनी पड़ी है। इतनी गर्मी में 10-10 कप चाय पियोगी तो कब्ज ही बनेगी। अगले ही पल चारू गुस्से में बाथरूम से बाहर आती है। भाभी डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ द टी लवर, समझिए आप, चाय के खिलाफ कुछ नहीं। लाख समझाने के बावजूद भी अंजू के ससुराल वालों के सर से चाय का फितूर नहीं उतरता। ज्यादा चाय पीने से उन्हें भूख न लगने की समस्या बन जाती है। वहीं सास ससुर का शुगर लेवल बढ़ने लगता है कि एक सुबह इन चाय के दीवाने ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। आज इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। अंजू चिढ़कर चाय में खूब सारी चीनी डालकर उसे खूब मीठा कर देती है। मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी, चारू, चंचल, चाय ले लीजिए। चलो भाई साहब, अपनी अपनी चाय ले लो। एक घूंट चाय पीते ससुर का मुंह चढ़ जाता है। बहू, ये तूने आज की चाय जरूरत से ज्यादा मीठी नहीं कर दी, रसगुल्ले की चाशनी लग रही है। पापा जी, मैंने तो हिसाब से चीनी डाला था। वो इतना लंबा चौड़ा परिवार है ना चाय पीने वाला, इसीलिए अंदाजा नहीं मिल पाया। नाक मुंह सिकोड़ कर ससुराल वाले मीठी चाय भी गड़ागड़ पी जाते हैं, लेकिन सबकी जुबान चिपचिप करने लगती है। मगर एक दिन सास की तबीयत बिगड़ जाती है। परिवार वाले घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, आपकी माँ का शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर इन्हें चंगा भला रहना है तो चाय छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चाय और स्वास्थ्य में से कुछ एक को चुन लीजिएगा आप। डॉक्टर के समझाने पर अब शोभा के साथ साथ घर के पूरे परिवार वाले भी ज्यादा चाय पीने से परहेज करते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में चाय बनाने की समस्या से हमारी बहू अंजू को भी छुटकारा मिल जाता है।